नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी रॉकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ग्रैंड लीग की टीम बनाने से रिलेटेड वीडियोस को कि आईपीएल में ग्रैंड लीग की टीम कैसे बनाए। बहुत ध्यान से देखना, अगर आप आए हो यहाँ पे देखने के लिए तो ज़रूर आपको थोड़ा सा इशू रहा होगा। कंप्लीट वीडियो देखना, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ कि जब वीडियो कंप्लीट होगा आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है, कोई मन में कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको परेशान करता है, ज़रूर कमेंट कर देना, उसका मैं जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा और अच्छे से समझाने का भी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आईपीएल जीएल में आपने देखा होगा 63 लाख प्लस मेंबर्स का ग्रुप बना है, जिसको सभी लोग टारगेट कर रहे हैं। मतलब जो नए हैं वो भी उसी को टारगेट कर रहे हैं, पुराने वाले भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक स्मार्ट थिंकर क्या होगा और कैसा होगा, किस तरीके से आप अप्रोच रखोगे, आप समझ सकते हो। 63 लाख मेंबर का ग्रुप है। इवन मैं आपको बता दूं कि लगभग दुनिया में 90 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या भी 63 लाख नहीं, मतलब पूरा पॉपुलेशन 63 लाख नहीं है। समझो कितना ज़्यादा ये नंबर होता है 63 लाख का। इवन न्यूजीलैंड, आयरलैंड, सिंगापुर, ये सब बड़े बड़े देश जिनका नाम आप सुनते हो, बहुत अच्छे जानते हो, इनकी भी जनसंख्या उतनी नहीं है, उससे भी ज़्यादा मेंबर सिर्फ आपके एक ग्रैंड लीग में मिल रहे हैं। तो कितना टफ कंपटीशन होने वाला है आप खुद समझ सकते हो। उसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो टॉप क्लास एनालिसिस करते हैं, पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, 4 साल से लगे हुए हैं, वैसे वैसे लोग भी वहाँ पे खेल रहे हैं। वहाँ पे आप अपने आप को कैसे स्टेब्लिश करोगे, कैसे रखोगे, बस यही चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, आई होप कि अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कंपटीशन किस लेवल पे है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देश की जनसंख्या पे बात हो रही है और आपके सिर्फ ग्रैंड लीग में बात हो रही है। हाँ, अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत गिव अवे चल रहा है, लगभग 1 लाख का तो गिव अवे अभी रिसेंट चल ही रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे वीडियो मैंने पहले मैच का बना के डाला हुआ है और इसी बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे 20,000 का गिव ऑलरेडी लाइव है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, जाके खेलो यार, 11 टीम डालो और खेलो यहाँ पे भी, क्योंकि अब इसी तरीके से तो आप जीएल बनाना सीखोगे ना। फ्री में कुछ पैसा भी है तो मोटिवेशन भी मिलेगा और टीम भी बनने लगेगा, तो वहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको मिल रहा है 25,000 का, तो 45 होंगे और यहाँ पे 50,000, 95,000 का गिव ऑलरेडी लाइव है, जिसको आपको मैच से पहले ज्वाइन कर लेना है और लगभग यहाँ पे 20 टीम बना सकते हो। बनाओ ना कॉम्बिनेशन, यही सब तो सीखने का टाइम है। और बाकी इस वीडियो में आपको सिखा ही रहा हूँ कैसे बना सकते हो आप। और उसके अलावा मैंने आपको एक यहाँ पे बता दिया था, स्पेशली जो जीएल खेलना चाहते हो और आपके पास थोड़ा पैसे का ऊपर नीचे वाला सिचुएशन है, आप यहाँ पे ज़रूर जाके खेलना। 11 लाख का लीडर बोर्ड चल रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 5 लाख रैंक 1 का है भाई, पर मैच 1 लाख का जीएल मिलेगा। मतलब इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए और टारगेट करो फर्स्ट मैच से ज़्यादा अच्छा करो। चलिए अब इन सब से इतर हटते हैं हम लोग और बात करते हैं अब कि टीम हम कैसे बनाएंगे और कैसे क्या करना है। सारे डाउट्स को क्लियर करते जाएंगे। तो मैक्सिमम फैंटेसी प्लेयर के मन में क्या होता है कि ये तो आईपीएल है। अब आईपीएल में लगभग प्लेयर्स को सभी लोग जानते हैं, फिर इसमें टीम कैसे बनाया जाए, क्योंकि बार बार बताया जाता है कि जो अननोन लीग है उसको कवर कर, लेकिन अभी तो हमारा फेस्टिवल चल रहा है, इसमें हम कैसे टीम बनाएं, तो उस पर हम बात करेंगे। सभी लोग देखो, एक फैक्ट है कि जितने भी ड्रीम 11 पे लोग हैं सभी चाहते हैं ग्रैंड लीग विन करना। अब एक आध को छोड़ दो जो कि स्मॉल लीग में ही लाखों में विन करते हैं, तो उनका बात हटा दो जिनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। लेकिन जितने भी लो इन्वेस्टर हैं, हम लोग जैसे सभी का टारगेट होता है कि जीएल तो एटलीस्ट एक आध आ जाए ताकि पैसे हो जाए और उसको इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन मात्र 2 से 3% लोग ही जीएल विन करते हैं। आप देखना, फैक्ट है कि 2 से 3% लोग जीएल विन करते हैं, बाकी लोग को कभी जीएल ही नहीं आई, लगे हुए हैं। और एक और चीज़ फैक्ट है कि जो 2-3% लोग विन करते हैं ना, कंटिन्यू वो विन करते रहते हैं। डेली का मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन एक रेगुलर बेसिस पर एक अलग अलग टूर्नामेंट में आप उनको देखोगे कि वो जीएल विन कर रहे हैं। ऐसा क्या वो करते हैं कि वो जीएल विन करते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लोगों का आता है और वहीं पे डाउट क्रिएट होता है। तो एक ही प्लेयर जो है वो टॉप 10 में आप देखते हो कि 3 टीम, 4 टीम, 5 टीम आता है। अब लोग बोलते हैं वो ड्रीम 11 की टीम है, या फिर वो फैंटेसी ऐप वाले कोई टीम लगा दिया, कोई रोबोट वाला टीम है, बॉट वाला टीम है। तो ये कैसे होता है, इस पर भी बात करेंगे। और ये पॉसिबल है कि होता है, बॉट वगैरह नहीं होता है। मेरा भी आया सेम तरीके से आया, आपका भी आएगा सेम आएगा। किस तरीके से आएगा उस पर हम बात करेंगे जब चलते हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं तो। और ये भी बात है कि खुद से एनालिसिस कैसे करें, तो ये तो छोटा सा बात है, इस पर हम बात कर लेंगे। सीबीसी किस कैसे प्लेयर को बनाए। एक बात ध्यान रखना, जब आप फैंटेसी खेल रहे हो तो, या फिर ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, ये चीज़ आप बांध लेना।
फेलियर सबके पास आती है, सभी लोग फेल होते हैं। फैंटेसी खेल रहे हो वहाँ पे हारोगे, मैच खेल रहे हो वहाँ पे आप हारोगे। तो हारना तो मतलब एक लेजिटिमेट है कि आपको होना ही होना है। कोई भी काम कर रहे हो तो फेल होना ही होना है। अगर कंटिन्यू आप वो काम कर रहे हो तो डायरेक्ट आप हमेशा पास और नहीं होने वाला, हमेशा विन नहीं होने वाला है। लेकिन आप देखना कि फेलियर के बाद भी कुछ लोग बहुत बड़े सक्सेसफुल बन जाते हैं इंसान। आपने देखा होगा, चाहे किसी भी का पढ़ा होगा किसी के बारे में भी, कि पहले इतने बार फेल हुए उसके बाद टॉप क्लास दुनिया में नाम कमा लिया, ये कर लिया। तो ये सब कैसे करते हैं? आप फैंसी में भी देखना, कुछ लोग हारते हैं लेकिन फिर भी प्रॉफिट में हैं, जीत रहे हैं। कैसे वो ये सब चीज़ मैनेज करते हैं? बस मेरा एक ही बात बोलना होगा कि आप हार रहे हो जीत रहे हो, आपको अपने ऊपर तो भरोसा रखना है, करना है। लेकिन जिस दिन भी आपका दिन हो, आपको इतना रेडी रहना होगा कि जब आपका दिन आ जाए, आपका मेन टारगेट होना चाहिए, उस दिन आप बड़ा कुछ करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, लोग बोलते हैं लक के कारण ये नहीं हो रहा वो नहीं, लेकिन आप इतना पढ़ाई पे ध्यान दे दो कि जिस दिन भी आप सक्सेस पाओ, बड़ा सक्सेस मिले आपको। तो आपको टारगेट भी वैसा ही रखना होगा। अगर छोटा टारगेट लेकर चल रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही आपको यहाँ पे भी है। हार रहे और ग्रैंड लीग में कोई इशू नहीं है, लेकिन आप टारगेट ऐसा रखो कि जिस दिन आपका दिन आ जाए उस दिन आपको जीएल कोई नहीं रोके। ठीक है, आप जीएल लाओ, और एक नहीं जितने भी ग्रैंड लीग ड्रीम 11 या जहाँ पे भी है वो सारे आपके जी में आ जाना चाहिए। इस तरीके का आपको टारगेट और सोच लेके चलना होगा, बहुत ज़्यादा विन करोगे आप, ये बात ध्यान रखना। अब जैसे क्रिकेट में या किसी भी गेम में आप देखना, बड़े प्लेयर कौन होते हैं? आप देखना सारे प्लेयर्स फेल होते हैं, कभी 0 पे आउट हुआ, कभी 1 कोई 2, लेकिन फिर भी आप कुछ प्लेयर्स का नाम हमेशा सुनते हो। विराट कोहली ये है, रोहित शर्मा वो है, बाकी सारे भी तो प्लेयर्स है भाई टीम में, लेकिन सबका नाम तो कोई नहीं लेता है। दुनिया में भी आप देख लो, इन सब का नाम क्यों है? क्योंकि अब देखना है ये लोग करते क्या है। जिस दिन इनका दिन हुआ, सिंगल हैंडली अपने दम पे मैच फिनिश करके देते हैं, अपने दम पे बड़ा कुछ करके और विन करा के देते हैं। चाहे वो कोई बॉलर ही हो, जसप्रीत बुमराह को ही देख लो आप, कितना जल्दी नाम कमा लिया। इसने क्या किया? बाकी दिन तो चलो 70-80 रन लग जाना है, कभी कोई बैट्समैन ठीक खेल रहा है तो पीठ ही देगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा दिन हो सामने कोई नहीं टिकना चाहिए। ये बात आपको ध्यान पे रखना होगा और ऐसा मोटिवेशन हाई करके चलना होगा आपको। अब सक्सेस के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चीज़ जो आप किसी भी बड़े इंसान से पूछना, कोई भी प्लेयर हो जिसका इंटरव्यू देखना या कुछ भी, पेशेंस का नाम लेंगे कि पेशेंस आपको चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है। तो रातों रात सक्सेस नहीं मिलता है, एक दिन में कुछ नहीं हासिल होता है। आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस ही आपको बड़ा कुछ विन कराएगा, बड़ा लाइफ में हासिल करने में हेल्प करेगा। क्योंकि अब आप आज ही स्टार्ट करना, पढ़ाई स्टार्ट करना, पढ़ाई अगर आप करते हो तो स्टार्ट किए और आप सोच रहे हो कि मात्र 10 दिन के अंदर मुझे आईएएस पास करना है, तो ये नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट एफर्ट देना होगा, कंटिन्यू देना होगा, पेशेंस भी रखना होगा। तो इन सब तरीके से आपको सोच के चलना होगा। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं जो करूँगा वो अच्छा है। वो यहाँ का भी मैं बात कर रहा हूँ जीएल में भी, कि मैं जिस प्लेयर को ड्रॉप कर रहा हूँ वो फ्लॉप होगा। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिसको मैं ले रहा हूँ वो हिट होगा। अब हिट क्यों होगा, फ्लॉप क्यों होगा, वो तो एनालिसिस पे डिपेंड करता है, तो वो आप करोगे तो आपको मालूम चलेगा। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। अब प्लान का मतलब क्या हुआ कि ये नहीं कि देखा देखी कि हाँ कोई 999 वाला जीएल जीत रहा है 10 टीम लगा के, तो आप भी उसी में डालने के चक्कर में किसी से लोन ले लिए, कर्ज ले लिए। ये सब आपको नहीं करना। आपको अपना बजट वगैरह सब प्लान करके चलना है और उसी हिसाब से खेलना है। अब आपके पास 11 टीम का बजट नहीं है तो आप 2 से 3 टीम भी खेलोगे। ठीक है, जिस तरीके का आपका बजट है सब मतलब प्लान आपको कर लेना हो, क्योंकि आपका अपना सिचुएशन आप खुद जानते हो। कंसिस्टेंसी, अगर आप किसी टूर्नामेंट को कवर कर रहे हो तो कंसिस्टेंट होके कवर करो और सारे मैचेस कोशिश करो खेलने की और कवर करने की, क्योंकि उसकी आइडिया आपको लग जाती है। और जीएल तो एक आधी मैच में ना चाहिए होते हैं, तो आप कंटिन्यू अगर खेलते हो तो जो भी मैच आपके अकॉर्डिंग चलता है आप वहाँ पे जीएल विन कर जाते। रिमूव निगेटिविटी, आपको लॉस होने से या फिर हारने से नहीं डरना है। निगेटिविटी आपके पास आनी ही नहीं चाहिए। होता क्या है कि अगर 10 मैच आप खेलो, 10 में आप आसपास भी नहीं गए जीएल के, तो लगता है अब मेरे से नहीं होने वाला। ये चीज़ आपको नहीं आने देना है। आपको बस अपनी गलती को सही करते जाना है कि कहाँ गलती हो रही है। उसको एक एक गलती आप हटाते जाओगे ना अपने लाइफ से, एक दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे आपसे ज़्यादा गलती नहीं हो रही होगी और आप टॉप क्लास परफॉर्मेंस वहाँ पे देना है स्टार्ट कर दोगे। तो निगेटिविटी से आपको दूर रहना है। जो आपको बोलता है कि आपसे नहीं होने वाला है उनसे भी आप दूरी बना लो, कोई इशू नहीं है, कौन है क्या है, आप अच्छा खासा विन करो। क्योंकि बड़ा विन करना है तो बड़ा टारगेट और बड़े तरीके से सोच के आपको
चलना होगा यहाँ पे। तो यहाँ तक बात रही। मे बी अभी तक आपका एक मूड बन गया होगा कि कैसे क्या करना है, और अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आपके पास पेशेंस है और आप ज़रूर कुछ अच्छा करोगे, ये बात तो मैं गारंटीड बोल सकता हूँ, क्योंकि पेशेंस ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करना है कि एनालिसिस करते वक्त किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, कि एनालिसिस अगर आप खुद से करो तो क्या क्या चीज़ें आप देखोगे कि आपके पास ज़्यादा अच्छा रहे। ग्रैंड लीग या फिर स्मॉल लीग में भी ये हेल्प करेगा, लेकिन ग्रैंड लीग में ज़्यादा हेल्प करता है। तो स्क्वाड एनालिसिस, जब भी आप किसी भी टूर्नामेंट को खेलो या फिर अभी जैसे मान लो मुंबई बेंगलोर का मैच है, तो दोनों टीम के सभी प्लेयर का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, एक एक प्लेयर का, चाहे वो खेल रहा हो नहीं खेल रहा हो, लेकिन टीम लिया है तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कैसा है और क्या कर सकता है, उसका रोल क्या है, बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है, बैटिंग करता है तो किस पोजीशन पे करता है, प्रीवियसली उसने किस किस पोजीशन पे किया हुआ है, क्या उसका रिकॉर्ड रहा है। बॉलिंग में भी सेम चीज़ देखना है, क्या करता है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, क्या, मतलब हर चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए स्क्वाड एनालिसिस में। पहले ये आपको सारी टीम का होना चाहिए आपके पास, रिटन फॉर्म में रख लेना होगा, लिख के रख लेना होगा, ताकि उस दिन जब ज़रूरत पड़ो तो आपको कहीं ढूंढना ना पड़े। अब टीम बनाते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना हो, एनालिसिस करते वक्त तो वेदर रिपोर्ट। अब मन में कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा कि वेदर रिपोर्ट से क्या करना है, तो एक बात आप ध्यान रखो, वेदर बहुत कुछ डिसाइड करती है जब आप टीम बनाने जाते हो। मान लो कि रेन का फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है, मैच छोटा हो सकता है, अगर आप वेदर रिपोर्ट चेक करते हो तो आपको ये बात एक दिन पहले भी मालूम चल जाएगी कि हाँ ऐसा कुछ है। तो अब आपको एनालिसिस करते हुए इस तरीके से सोचना होगा कि हाँ मैच छोटा हो रहा है तो हमें किस तरीके से करना है। या फिर आज का वेदर क्लाउडी है, तो क्लाउडी है तो आपको मालूम है कि थोड़ा फास्ट बॉलर अच्छा कर सकते हैं, सीम बॉलर अच्छा करेंगे, स्विंग करने वाले अच्छा कर सकते हैं, तो उस तरीके के बॉलर भी आप ले पाओगे उस टाइम पे। तो आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, मतलब वेदर रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने वेदर रिपोर्ट भी आपको बताया हुआ है, इसीलिए मैंने पहले वीडियो डाला कि आप इसके बाद भी वहाँ पे जाके देखो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, एक रफ आइडिया लग जाए, क्योंकि उतना तो डीप हर चीज़ में जाना मुश्किल है वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। उसके बाद आती है पिच रिपोर्ट। देखो मेरा पर्सनल मानना है कि पिच रिपोर्ट ही 50% आपका मैच डिसाइड कर देती है। अगर पिच रिपोर्ट आपको सही मिल गया तो आप समझो कि 50% आपने काम कर लिया वहीं पे। पिच रिपोर्ट अगर मालूम हो गया और पिच से रिगार्डिंग आपने सभी चीज़ मालूम कर लिया, पिच से रिगार्डिंग क्या क्या मालूम होगा उस पर हम लोग देखते हैं। तो वेन्यू स्टैट्स, अब जैसे मालूम चल गया कि पिच आप फास्टर के लिए है, स्पिनर के लिए है, न्यूट्रल है, बैटिंग अच्छा होगा, बॉलिंग अच्छा होगा, तो ये सब चीज़ें तो आपको मालूम चल जाती है। और मैच से पहले एक्सपर्ट भी बताते हैं, वहाँ पर जाके ग्राउंड पर देख के आप देखते ही होंगे, और आप पहले से भी एनालिसिस किए हो तो क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आप देख लोगे। वेन्यू स्टेट्स में आपको मालूम चलेगा प्रीवियस जो मैचेज वहाँ पे हुए हैं, तो जो पिछले मैचेस हुए हैं उनको अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको और एक आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पे रन कितने बन रहे हैं। ठीक है, पिछले 5 मैच, मिनिमम 5 मैच का आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए, या फिर 2 से 3 साल का, ये बात आप ध्यान रखना भी है ना कि 5 मैच होने में 5 साल लग गए हैं तो आप उतना नहीं जाना, 2-3 साल में आप देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने रन बने हैं। अब रन बने हैं तो फर्स्ट इनिंग में कितने रन बने हैं, फिर सेकंड इनिंग में कितने रन बने हैं, किस टाइम पे बैटिंग करना ज़्यादा ईजी रहा है, कब बॉलिंग को सपोर्ट ज़्यादा मिला। अब जैसे आप कभी कभी देखोगे कि रन तो 180 बन गया या फिर 200 बन गया, लेकिन ओपनर दोनों फ्लॉप हो गए, तो क्यों हो गया भाई, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा बॉल स्विंग कर रही थी, सीम करते, उसके बाद बैटिंग के लिए इजी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप एनालाइज करोगे जब आप स्कोर कार्ड देखोगे और वेन्यू पे आप देखोगे, तो किसी किसी वेन्यू पे ही ऐसा होता है, सारे वेन्यू पे तो ये होने वाला है नहीं, तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। और उसके बाद स्कोर पैटर्न ब्रेकडाउन, बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। इससे आपको, अब जैसे आप वेन्यू स्टेट्स देखोगे ना और गूगल सर्च करोगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे देता है कि 170 रन का एवरेज है। ठीक है, तो एवरेज तो 170 का मतलब क्या हो कि 2 मैच में 340 रन लगा हुआ है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि एक ही मैच में 240 लगा और अगले वाले में 100 लगा है और इसके चलते 170 का एवरेज, तो ये तो आपका आइडिया नहीं हुआ। तो उस तरीके से अगर आप देखोगे स्कोरिंग पैटर्न ब्रेकडाउन में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि मैक्सिमम यहाँ पे किस तरीके से रन लगता है। जैसे 150 में कितने स्कोर बने हैं, जैसे 30 मैच हुए हैं, अब देख रहे हो 150 में 20 है, 170 का स्कोर रहा है 5 बार, तो आप देखोगे कि इसी के अप्रॉक्स रहेगा। अब 200 का आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं है। स्कोर पैटर्न ब्रेकडाउन, अब इसको ज़्यादा आपको देखना हो तो वीडियो में देखना, मैंने वहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है, या फिर आप गूगल सर्च कर लोगे आपको मिल जाएगा किस तरीके से, या फिर पिछले कुछ मैचेस में आप देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से स्कोर बनता है ग्राउंड पे, और ये भी आपको हेल्प करेगी टीम बनाते वक्त। अब जब आपने इतना कुछ कर लिया तो यहाँ तक तो मुझे लग रहा है कि आप इस माइंड में आ गए हो कि आपको अब किस तरीके के
टीम बनानी है, थोड़ा सा आपको यहाँ से नॉलेज लग गया है, लेकिन अब आपको प्लेयर्स किस तरीके से सेलेक्ट करना है वहाँ पे अब हम लोग चलते हैं। अब जैसे आप जाओगे यहाँ पे तो अब आप देखोगे कि दोनों टीम जो खेलने वाली है उन दोनों टीम का इस वेन्यू पे क्या रिकॉर्ड है, ठीक है। अब जैसे आप चेन्नई में देखोगे तो चेन्नई में मुंबई का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बेंगलोर का बहुत बुरा है, ठीक है। तो एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई चल बेंगलोर, देखो ऑन पेपर क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन एक पिछले कुछ मैचेस के परफॉर्मेंस भी आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अब दिख रहा है कि बेंगलोर यहाँ पे क्यों फ्लॉप हो रही है। बेंगलोर का स्कोर भी आप देखोगे तो बहुत नीचे आ जाता है। तो क्या इशू है, तो स्पिन विकेट है, तो ये है, तो आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ स्पिनर में प्रॉब्लम होता है। अब इस टीम से सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर बैट्समैन हो जाते हैं AB डिविलियर्स और विराट कोहली, दोनों को स्पिन से प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा तो आपका माइंड यहाँ पे काम करने लगा। तो इसलिए टीम का परफॉर्मेंस देखना है कि इस वेन्यू पे किस तरीके का, उसके बाद प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखना है, पर्टिकुलर सभी प्लेयर्स का। अब आप देखोगे ना कुछ कुछ प्लेयर होते हैं जिनका ग्राउंड बहुत ही ज़्यादा लकी होता है, अगर वहाँ पे जाएंगे तो वो अच्छा कर ही देते हैं, चाहे फॉर्म में हो ना हो। तो वो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा जब आप प्लेयर्स को देखोगे वेन्यू रिकॉर्ड में, तो और ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी। फिर आप देखोगे हेड टू हेड कि जब दोनों टीमें सामने रही तो कौन सा प्लेयर अच्छा किया है, कौन सा प्लेयर बुरा किया है, तो ये चीज़ें। अब आप अगर ये 3 चीज़ें जब आप देख लेते हो ना, मुझे लग रहा है कि आपको 5, 6, 7 ऐसे कंसिस्टेंट प्लेयर मिल जाएंगे इतना में ही, 2 से 3 इनकंसिस्टेंट मिल जाएंगे जो कि आपके GL के लिए अच्छे हो सकते हैं। इतने प्लेयर आपको आराम से मिल जाने चाहिए यहाँ पे। जब आप प्लेयर मैचअप देखोगे, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इतने में ही आपको 10 से 12 प्लेयर मिल जाए, क्योंकि जो टीमें हैं जैसे चेन्नई हुआ, मुंबई हुआ, जो कि अपना कोर चेंज नहीं करती है, तो कोर चेंज नहीं करेगी तो वही सब प्लेयर खेले होते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है और इसलिए मैचेस थोड़ा ईजी और रिस्की दोनों फेज में चले जाते हैं। अगर प्लेयर ज़्यादा आपको मिल गया सेफ प्लेयर, तो कंसिस्टेंट प्लेयर, तो वहाँ पे आपके लिए थोड़ा इजी भी बनने लगता है। ग्रैंडली खेलना, स्मॉली रिस्की होता है, क्योंकि अगर मान लो आप 15 प्लेयर जो ऐसे मिल गए जो सभी एक जैसे खेलते और अच्छे करते हो, भाई आपको 11 ही लेना, आपको अपोनेंट उसमें से किसी और को लेके आया 4 में से, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ग्रैंडलिंग में थोड़ा ईजी हो जाता है अगर आपके पास ज़्यादा ऑप्शन मिल जाए तो। उसके बाद प्लेयर मैचअप होता है। अब जब प्लेयर मैचअप पे आप जाओगे ना तो कुछ और भी आपका क्लियर कट आ जाता है। अब कभी कभी क्या हुआ, किसी किसी वेन्यू पे टीम तो सही है, मान लो कि कोई बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहा है, कोई बैट्समैन हेड टू हेड में भी अच्छा है, लेकिन प्लेयर मैचअप में कोई एक ऐसा प्लेयर है टीम में जो कि उसको परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया, विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त करता है मुंबई के सामने, ठीक है, लेकिन जैसे वो कुणाल पांड्या के सामने आया प्रॉब्लम स्टार्ट, जैसे वो आया पीयूष चावला अभी फिलहाल जो स्क्वाड में जुड़े हुए तो इसके सामने भी उसका प्रॉब्लम स्टार्ट। तो जब ये सब चीज़ें आप देखते हो तो आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि हाँ आपको कहाँ पर रिस्क लेना है और किस तरीके से सोच के चलना है। प्लेयर कैरियर एनालिसिस अब हो जाता है कि जब आपके पास 7-8 प्लेयर मिल जाएंगे या फिर कुछ भी, तो आपको प्लेयर का जो भी प्लेयर है उनका कैरियर एनालिसिस देखना होता है, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, किस तरीके से पास्ट में खेला है, कैसे कैसे बॉलर्स के सामने उसको प्रॉब्लम आया। अगर बैट्समैन है तो बॉलर है तो सेम मतलब उसको उल्टा देख लेना है। तो ये चीज़ आप जब कैरियर उसका देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा किस तरीके का ग्राफ है। अब मान लो कि कुछ लोग का स्टैट्स पिछले मतलब 5 साल का आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको 30 का एवरेज दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले 2 साल में इसने 50 to 60 का भी एवरेज मेंटेन किया हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत आप जब कैरियर एनालिसिस करोगे तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। फिर टीम न्यूज़ का बात आता है। जब सब कुछ कर लिया अब तो अब आपको टीम न्यूज़ भी देख लेना चाहिए कि कौन सा प्लेयर बाहर है, क्या कोच कोई बता रहा है, कोई डायरेक्टर कुछ न्यूज़ दे रहा है। अब जैसे अभी मान लो कि हार्दिक पांड्या हुआ, सबको मालूम है कि बॉल करता है और बैटिंग भी करता है, लेकिन अब आपको कैसे मालूम चलेगा इस मैच में कर रहा है नहीं कर रहा है या फिर नहीं करने वाला। अगर मान लो कि कहीं शेन बॉन्ड कोच है, उसने पहले बता दिया कि हम लोग हार्दिक पांड्या को रेस्ट देने वाले हैं, बॉलिंग नहीं कराएंगे, और आपको मालूम नहीं है आप बॉलिंग के लिए और बैटिंग दोनों के लिए लेके CBC बना के जा रहे हो, इस कंडीशन में आपके साथ हो सकता है प्रॉब्लम। तो टीम न्यूज़ भी देख लेना कौन सा प्लेयर बाहर है, ताकि आप पहले से मेंटली रेडी रहो बनाने के लिए। अब इतना कुछ अगर आप एनालिसिस करते हो तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए रिटेन फॉर्म में। आप एक पेन पेपर लो और सारी चीज़ें लिख लो क्रक्स टाइप से, ये नहीं कि सब कुछ आपको बैठ कर ज़्यादा डिटेल में लिखनी है, नहीं, क्रक्स आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप टीम बनाने बैठो लाइनअप के बाद तो आपके सामने सब चीज़ दिख जाए कि हाँ भाई मुझे ये लेना है, ये मेरा टॉप प्लेयर है, ये मेरा ये है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और कुछ और बात जो आपको दे सकते हो, ध्यान देना भी चाहिए। अब मान लो किसी भी विकेट पे आप एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी हो, तो आप जब देखते हो कि रन कितने बने, तो विकेट भी आप देख रहे हो कि 5 या 6 विकेट गिरे। अब आप ध्यान रखना किस तरीके से आपको करना है, ये बहुत डीप है,
थोड़ा समझने की कोशिश करोगे समझ आ जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट करके समझाऊँ कि अच्छे सब समझ पाओ। अब जैसे देखें अपने 5 विकेट गिरा हुआ है। अब आप क्या देखोगे 5 विकेट में फास्टर कितने लिया है, स्पिन कितना लिया है, ठीक है। अब जब आप स्पिन देख रहे हो कि मान लो 3 विकेट स्पिनर को मिला है, तो अब देखना कि स्पिनर में कौन सा स्पिनर ये विकेट लिया है, मतलब जो लेग स्पिन कर रहा है या फिर ऑफ स्पिन कर रहा है या फिर चाइनामैन कर रहा है। ऐसे करके आप 5 मैच जरूर देखोगे, ठीक है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये बात आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। तो आपको इस तरीके से ये देखना होगा कि 5 विकेट मिला। तो एक और चीज़ आप देखना पांचों मैच में कि जब विकेट गिरे हैं वो किस टाइम पे गिरे हैं, कौन से ओवर में गिरे हैं। अब इससे आपको क्या आइडिया लगेगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि 8 विकेट गिरे हैं, ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करना कि अब 8 विकेट गिरे हैं। आप तो नॉर्मल वे में देखोगे तो 8 विकेट गिरे मतलब विकेट गिर रहा है, लेकिन अब देखो कि 8 विकेट कब गिरे हैं। 2 विकेट स्टार्टिंग में गिरे थे, उसके बाद लास्ट के 5 ओवर में मारने के चक्कर में विकेट गिरे जा रहे हैं। तो ये एनालिसिस कोई सही आपका नहीं हुआ, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अगर कोई बैट्समैन डोमिनेट कर गया तो फिर आप सोच ही नहीं पाओगे किसको लेना है किसको नहीं लेना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो कोलैप्स हो गया कहीं बैटिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आपको देखना है कि ओवर वाइज ये सब चीज़ें। तो अब देखो ओवर वाइज करने से आपको बेनिफिट क्या होगा। अगर आप देख रहे हो कि मिडिल ओवर में विकेट गिर रहा है तो मिडिल ओवर में जो बॉलिंग करने वाला है उस पर आप कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि आज के डेट में आप देखो स्पिनर भी फर्स्ट ओवर कर दे रहा है, पावर प्ले में कर लेता है। कभी कभी फास्टर लोग, कोई कोई बॉलर ऐसा है जिसको सिर्फ मिडिल ओवर में ही बॉलिंग मिलता है, कोई कोई डायरेक्ट आता है 12 ओवर से 20 ओवर के बीच में। तो हर तरीके का है, ये आपको एनालिसिस करना होगा तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। जब ये सब चीज़ें आपको आइडिया लग जाए कि हाँ स्पिनर में ऑफ स्पिन ज़्यादा विकेट ले रहा है, या लेग स्पिन या चाइना में ऑर्थोडॉक्स, तो आप उस तरीके के बॉलर को ही कंसीडर करोगे मैक्सिमम अपने टीम में। तो यही करके आप 22 प्लेयर में से शॉर्ट लिस्ट करते जाओगे। सेम चीज़ अगर फास्टर है तो फास्टर में किसको विकेट मिला है, लेफ्ट आर्मर को या फिर राइट आर्म को। हाँ एक और चीज़ आप देख सकते हो कि मान लो जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली कौन से बॉलर से आउट हो रहा है कंटिन्यू, अगर आप देखोगे और कहीं कुछ लिंक मिलता है। देखो लिंक भी तो ढूंढना है, अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आप इग्नोर करो, कोई बात नहीं। अगर आपको लिंक दिख रहा है कि नहीं बार बार ये लेग स्पिनर से आउट हो रहा है, तो भाई लेग स्पिनर इसके सामने एक खतरा बन सकता है। तो आप लेग स्पिनर पर थोड़ा भरोसा करोगे तो उस टीम से विराट कोहली को बाहर भी कर सकते हो, या फिर आप एज अ प्लेयर ही कंसीडर करोगे। ये सब चीज़ें आपके लिए हो सकती है। अगर फास्ट बॉलर से आउट हो रहा है कोई बैट्समैन, जैसे आप देखते होगे रोहित शर्मा का बोला था कि लेफ्ट आर्मर के सामने अच्छा नहीं कर पाता है और लेग स्पिन में गूगली के सामने, तो ये सब चीज़ें मालूम चलती है आपको जब ढंग से वहाँ पे एनालिसिस करते हो। तो एक और चीज़ आपको देखना होता है प्लेयर रोल में कि कौन सा बॉलर न्यू बॉलर है, डेथ बॉलर कौन है और मिडिल ओवर बॉलर कौन है। अभी मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें जब आप कर लोगे तो आपको और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आसानी होगी टीम बनाने में। एक और चीज़ जो आप एनालिसिस में ध्यान दे सकते हो वो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब जैसे देखो रविचंद्रन अश्विन है, इसको आप देखना लेफ्ट हैंडर को आउट करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसका। वर्ल्ड में इसके जितना लेफ्ट आर्म को टेस्ट में कोई आउट नहीं किया है। इसका मतलब क्या हो कि ये लेफ्ट हैंडर के सामने बहुत अच्छा बॉलिंग करता है और कॉन्फिडेंस भी फील करता है, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि अश्विन ओपनिंग बॉलिंग करने आ रहा है और सामने लेफ्ट हैंडर है, तो आप उस टाइम पे इग्नोर कर पाओगे। अगर ये सब चीज़ें आपको नॉलेज में रहेगी तो ये तो चलो बड़ा मतलब नाम हो गया, बड़ा डिटेल्स हो गया, तो ये तो लगभग लोगों को मालूम है। लेकिन ऐसे अगर आप छोटे प्लेयर्स पे मालूम कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कि आपको सब कुछ अवेलेबल है। पर्सनली इंटरनेट पे सर्च करते जाओ आपको मिलते जाएगा। जडेजा का राइट हैंडर के सामने तो इस तरीके से है। अभी आप देखोगे मैक्सवेल का, तो मैक्सवेल का था यूसी चहल के सामने, जाते ही आउट हो जाता था मारने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान पे रख के चलना होगा। सेम चीज़ बैट्समैन के साथ आती है कि बैट्समैन राइट हैंडर है या लेफ्ट हैंडर है, तो यहाँ से आपको बॉलिंग में भी हेल्प मिल जाएगी। कौन से बॉलर को लेना है, किसके सामने, किसको मतलब कौन फॉर्म में चल रहा है, तो फ्लॉप कब हो सकता है ये सोच के। साथ ही साथ आपको बैट्समैन का प्लेइंग रोल आपको जानना होगा, स्टाइल और रोल, जैसे कि ओपनर कौन कौन है। अब मान लो जैसे आप स्क्वाड एनालिसिस कर रहे हो तो एक टीम में 6, 7, 8 ओपनर भी हो सकते हैं, तो उस तरीके से आपको एनालिसिस करके मालूम करना चाहिए हाँ ये ओपनर है, मिडिल ऑर्डर में कौन खेल रहा है और फिनिशर कौन हो सकता है। तो ये सब चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। ये सब हो गई बेसिक बातें जो आपको एनालिसिस करते वक्त ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें जो आपको जीएल जितवा सकती है वो क्या है, जो एकदम पंट सी काम है। अब जैसे आप देख रहे हो कि विराट ने बोल दिया कि वो ओपन करेगा, ठीक है, तो पडिक्कल के साथ ओपन करने आ रहा है विराट, लेकिन किसी मैच में पडिक्कल या फिर विराट आउट हो गया, ठीक है, और टीम किसी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को ले ली अपने स्क्वाड में। समझना जो मैं बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे आपको मालूम होना चाहिए कि क्या कोई और बैट्समैन है इस टीम में जो कि ओपन कर सकता है या फिर पास्ट में कभी किया हो। तो ये तो कैरियर एनालिसिस आपने किया होगा तो आपको मालूम हुआ होगा। और उस टाइम पे अगर आप वैसे बैट्समैन पे रिस्क ले लेते हो ना सीबीसी करने का, और वो
क्लिक कर जाता है, आपको वन साइडेड जीएल जितवाएगा। तो इसीलिए लास्ट मोमेंट तक आपको ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर बात आती है 2-3 चीज़ें, अब मैं उस पर बात करता हूँ, उसके बाद आपसे ये सब क्वेश्चन का हम आंसर आपको देंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग का होता है कितने ऑलराउंडर लेके जाएं, कुछ लोग का मतलब क्वेश्चन कि कौन सा सेक्शन से कितना ज़्यादा प्लेयर लेना चाहिए, तो ये कहीं डिपेंड नहीं करता है, ये प्लेयर पे डिपेंड करता है कि जो प्लेयर जिस पोजीशन में है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। अब कभी कभी आप देखो कि विकेट कीपर सेक्शन में ही बहुत अच्छे प्लेयर आपको मिल जाते हैं, ओपन भी कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, आपको 3 से 4 विकेट कीपर ही लेने पड़ जाएंगे। तो आप ये माइंडसेट लेके ना चलो। बहुत लोगों का मैंने देखा, बहुत सारे वीडियोज़ भी मैंने देखा जिसमें बोला जाता है 4 ऑलराउंडर लो, सभी बॉलिंग करेंगे, विकेट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये आपको माइंड में नहीं लगाना है, आपको प्लेयर पर भरोसा करना है, वो किस पोजिशन में है क्या है। अब जैसे हार्दिक का एग्जाम्पल ले लो, ऑलराउंडर सेक्शन में आपको मिलेगा और आपको मालूम है वो बॉलिंग नहीं करेगा, क्यों लेंगे हम? ज़बरदस्ती तो 4 नहीं ना पुजाना है। तो आप दूसरे सेक्शन में चले जाओगे जहाँ पे मतलब जो अच्छा प्लेयर है आपको उस पर कंसंट्रेट करके चलना है टीम बनाते वक्त। एक और बात ध्यान रखना कि कभी भी सिलेक्शन परसेंटेज देख के अपना माइंड चेंज मत करना, क्योंकि बहुतों के मन में होता है कि मुझे रिस्क लेना है। देखो जीएल रिस्क का गेम है, लेकिन अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है। अगर आपको लग रहा है, आपने एनालिसिस किया इतना कुछ और आप देख रहे हो कि कोहली सभी जगह आपको लिखे हुए मिल रहा है, अब क्या करते हैं कुछ लोग कि कोहली को सारी की सारे टीम से ड्रॉप कर देंगे। भाई क्यों करना है? अगर ये 70% का भी कैप्टन है तो क्यों आप कोई बना लेने से कोई प्रॉब्लम है? एक आध टीम आप ड्रॉप कर लो, फेल कर देता अलग बात है। तो अननेसेसरी रिस्क भी नहीं लेना है कि हाँ भाई मुझे कोहली ड्रॉप करना है। तो आप खुद सोचो, क्या लो सिलेक्शन वाला लेके आप जीत जाओगे? नहीं जीतोगे। तो आपको अपना एनालिसिस और कॉम्बिनेशन पे ध्यान रखना है कि आप जिस तरीके से, अब देखो कुछ लोग को टीम बनाते वक्त क्या प्रॉब्लम होता है मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी सामने वाले टीम के दोनों ओपनर ले लेंगे, ठीक है, और दूसरे टीम के स्ट्राइक बॉलर जो कि पावर प्ले में बॉल करता है उसको ले लेंगे। अब जैसे आपको बता दूं दीपक चहर हुआ, वो कंटिन्यू 4 ओवर भी डाल देता है। आप देखोगे कभी कभी 4 ओवर डाल देता है। अब लोग क्या करेंगे, मुंबई के ओपनर दोनों ले लिए, कैप्टन भी कर लिए और इधर से इसको भी ले लिए दीपक चहर को। अब आप खुद बताओ इनमें से कोई एक ही ना हिट होगा? इन 3 बैट्स में बॉल प्लेयर में आपका कोई एक हिट होगा या फिर कोई 2 होगा? एक तो फ्लॉप हो ही जाना है। अब जो भी फ्लॉप हुआ आप समझो उसी समय आपका जीएल गया। तो आपको वैसे ही करके टीम बनाते वक्त ध्यान रखना एक एक चीज़ का। कभी कभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ मिडिल ओवर वाले जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ले लिए और स्ट्राइक बॉलर को ही नहीं लिए। भाई जो स्टार्ट कर रहा है वो विकेट लेगा तो ही आप मिडिल ऑर्डर को लेके आओगे। मतलब एनालिसिस करने का तरीका, बाकी जो जैसे चल रहा है वो अलग बात है। अब मान लो कि आपने हार्दिक पांड्या को भी ले लिया, रोहित को भी ले लिया, क्विंटन डिकॉक को भी ले लिया, दीपक चहर को आपने लिया है। अब दीपक चहर शुरू में आप विकेट नहीं ले पाया और 1 ओवर बचा हुआ है, 20 ओवर लेके आया और 3 से 4 विकेट ले लिया। तो ये एनालिसिस का पार्ट नहीं होता। अब ये आपको डिफ़ॉल्ट लक पे चला गया। तो आप लक को माइंड में रखते हुए हमेशा टीम नहीं बनाओगे, अपने एनालिसिस को बैक करके बनाओ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कुछ दिनों बाद आप टीम विन करना स्टार्ट कर लोगे और अच्छा खासा विन करोगे। उसके बाद बात आती है हाँ जीएल खेलने में। भाई जितने कम मेंबर वाले ग्रैंड लीग आप खेलोगे उतना ज़्यादा विनिंग के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब मान लो आप अगर 2 मेंबर में नहीं जीत पा रहे हो, सिंपल आप समझना, अगर 2 मेंबर में आप अपनी टीम बना के अपने एनालिसिस से नहीं जीत पा रहे हो, 3 मेंबर नहीं जीत पा रहे हो, 4 मेंबर, आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि 63 लाख वाला को हरा दोगे? सिंपल सा बात है भाई। तो आपको पहले कोशिश करनी है छोटी छोटी जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। अब जैसे ड्रीम 11 खेल रहे हो, एक टीम बना रहे हो, लॉजिकली बना रहे हो, तो 339 मेंबर वाला भी लीग आता है, इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। 1 लाख मेंबर का आता है, 2 लाख आता है। अब जैसे पीसी पे मैंने दिखाया आपको 12,000 मेंबर का ग्रैंड लीग है जिसमें 1 लाख रैंक 1 का मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे ग्रैंड लीग आप जरूर टारगेट करो जहाँ पे मेंबर कम हो, कि लॉजिक आपका अगर अप्लाई हो जाए तो ऊपर चले। अब कभी कभी क्या होता है 49 वाला आपने जीएल डाला 1 करोड़ वाला, और आपकी टीम 100 में चली गई या फिर 500 चली गई, और मिलता क्या है, कुछ नहीं। यहाँ तक आपको अमाउंट कुछ खास मिलना है नहीं। लेकिन ये टीम मैं गारंटीड बोलूँ कि अगर आप दूसरे ऐप में डाल दो ना, वहाँ पे आप जीएल में टॉप 5 टॉप 10 या इवन रैंक 1 तक आप पहुँच सकते हो। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपको ज़रूर ट्राई करनी है अलग अलग टीम, तो आप उस तरीके से कर पाओगे। इसलिए अगर अभी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर करना, क्योंकि मैंने तो लगभग कोशिश की है कि आपका डाउट क्लियर करते चलूँ। अब बात आती है सीवीसी कैसे सेलेक्ट करें। तो भाई आपने जो भी एनालिसिस किया ना अपने ऊपर में अभी ये सारी चीज़ों का, तो इसमें आपने देखा होगा कि कोई प्लेयर होगा जिसका वेन्यू पे स्टेट्स अच्छा है, हेड टू हेड अच्छा है, प्लेयर मैचअप में कोई प्लेयर उसको परेशान नहीं कर रहा है, कैरियर एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, और बैटिंग बॉलिंग जिस भी आप तरीके से देख रहे हो उसमें उसका परफॉर्मेंस है, तो वो
कैप्टन वाइस कैप्टन आपका बनेगा। ठीक है, ये तो मतलब सबसे सेफ चॉइस हुआ जो आप बना सकते हो। उसके अलावा कैप्टन वाइस कैप्टन आप कैसे कैसे प्लेयर्स को बना सकते हो? ओपनर, दोनों टीम के आप ओपनर को ले सकते हो। कोई इम्पैक्टफुल प्लेयर हुआ जो कि फिनिशर हुआ, 5-7 ओवर में धमाकेदार खेल सकता है, आप उस पर रिस्क ले सकते हो। या फिर कोई बॉलर हुआ जो कि हमेशा विकेट लेता है, राशिद खान टाइप के, जो कि आएंगे 3-4 विकेट, क्योंकि उनको बैट्समैन भी संभल के खेलते हैं। तो इन सब पे आप कर सकते हो। लेकिन कभी भी आप कोशिश करना कि जब पिच रिपोर्ट आप देख ही रहे हो तो आपको मालूम है कि एक बैटिंग पैराडाइज है, तो आप ऊपर ज़्यादा करके टॉप ऑर्डर को ही बनाओगे। आप मिडिल ऑर्डर में 5 नंबर के बैट्समैन को आप लेके बना रहे हो जिसको बॉलिंग नहीं करना है, तो आप वहाँ पे एनालिसिस ढंग से ना हो पाएगा, ना आपका कॉम्बिनेशन ढंग का बनेगा, क्योंकि आप किस प्लेयर को ड्रॉप करोगे, कौन सा प्लेयर आपका विकेट लेगा, आप खुद आइडिया नहीं लगा पाओगे। और आप देखना मैक्सिमम टाइम आपके लिए कुछ कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो आपके लिए पंट साबित हो जाएंगे। अब जैसे मैं बात करूँ, सभी टीम में जीएल विनर प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट नहीं है। अब जैसे दिल्ली की बात कर लो, शिखर धवन हुआ, सभी मैच अच्छा नहीं खेलता लेकिन एक आध मैच अच्छा करता है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं लेके चलता हूँ, सीएसके की तरफ से वाटसन था, 1 से 2 मैच आपको जितवाएगा ही जितवाएगा, टीम को जितवाता था, और उस दिन उसके आसपास कोई नहीं रहता था, बस आपको उसी मैच में तो कैप्टन ये चाहिए। तो उस मैच में आप कैसे कैप्टन बनाओगे? अगर आप स्टार्टिंग से इस पर भरोसा करके चल रहे हो तो ही उस मैच में होगा। फिर उसके बाद पृथ्वी शॉ है। शॉ को मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 साल से कि ये 10, 5, 15, 90, 95 ऐसा कोई स्कोर कर देता है। जिस दिन ये 90, 95, 100 ऐसा कुछ स्कोर किया, उस दिन आपकी जीएल अपने आप आ जाएगी। ठीक है, वैसे ही आप हर टीम में देखने जाओगे ना कोई मिल ही जाएगा। तो वैसे प्लेयर पे आपको ज़्यादा भरोसा करके चलनी है कैप्टन की। अब कितने टीम से जीएल खेल सकते हैं, खेलना चाहिए, तो ये आपके ऊपर भाई मैं बताऊंगा, डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने जो पहली बार जीएल जीती थी, एक ही टीम से जीत गई थी। क्रिकेट का ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट जीएल मेरा कबड्डी में था, तो उस टाइम मैं एक ही टीम लगाया था और लगभग 4 ऐप में मैंने जीता था उस टाइम पे। तो ये चीज़ें आपको हेल्प कर देती है कि आप अपने से एनालिसिस करो, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो ही ये चीज़ें होगी। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम 11 टीम लगा के भी कुछ नहीं आया है, इसमें 6-7 टीम बाहर चली जाती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नहीं कि नंबर ऑफ टीम ज़्यादा डिपेंड नहीं करता, आपका एनालिसिस कितने टीम में कवर हो जा रहा है, आपको वही कोशिश करना है। और बजट भी देख के चलना है। क्या मल्टीपल टीम में मल्टीपल सीवीसी ट्राई करें? अगर आपको दिखता है कि मल्टीपल सीवीसी ऑप्शन अवेलेबल है और आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो तो ही करो, अदरवाइज आप 2 से 3 प्लेयर सेलेक्ट करो और उसी में सीवीसी करो, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, डिफरेंट ऐप में ग्रैंड लीग ट्राई करो। हाँ, जितने भी ऐप आप ट्राई कर सकते हो आप कर सको। मैंने अभी आपको 2-3 ऐप दिखा, जहाँ मिल रहा है करते रहो यार। जिस दिन आए उस दिन भरपूर पैसा आ जाए, काम खत्म, उसके बाद आपकी लाइफ अलग डायरेक्शन में चलेगी। एक चीज़ जो मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ, मैंने ऊपर में आपसे क्वेश्चन में डाला हुआ है, तो इस क्वेश्चन का मैंने अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। एक ही प्लेयर एक टीम, मतलब एक से ज़्यादा टीम टॉप 10 में कैसे आ जाती है? तो वो होता यूँ है कि वो क्या करता है, आपने देखना उसका पोजीशन क्या होगा। टीम बना लिया है और एक ही उसका कैप्टन होगा, एक कैप्टन। ठीक है, वीसी रोटेट कर दिया है या फिर सीवीसी सेम है और एक प्लेयर रोटेट करते चला गया है। तो जैसे ही उसका टीम हिट किया, सारी टीम टॉप पे चल जाती है। और मुझे लगता है कि बेस्ट जीएल खेलने का तरीका यही होता है, जहाँ पे आपने अपना लॉजिक लगा दिया और लॉजिक के हिसाब से आपने टीम बना के छोड़ दी। जिस दिन भी आपका लॉजिक, अब मान लो कि जैसे आपने शिखर धवन को या फिर जिसको भी कैप्टन बनाया, अब आपने 10 से 11 सारी टीम में अपने कैप्टन ही बनाया हुआ है। मैं नहीं बोला आपने सभी में बनानी है, तो फ्लॉप होगा तो सब डूबेगा, निकलेगा। अगर आपने बनाई हुई है और वो हिट कर गया, ठीक है, वीसी आपने जिसको दिया हुआ है वो भी हिट कर गया, ठीक है, तो आपकी सारी टीम ऊपर भागेगी। अब इसमें आपके रैंक 1 जाने का चांसेस ज़्यादा बन जाएगा, क्योंकि आपने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हुआ कि एक ही टीम आपकी टॉप कर रही है, लेकिन उसमें आपने क्या किया, कैप्टन तो शिखर तो नहीं है, वीसी चेंज किया हुआ है, तो जो वीसी टॉप प्लस पॉइंट दे गया वो ऊपर चला जाएगा। तो यही छोटी छोटी बातें आपको ध्यान पे रखनी होगी टीम बनाते वक्त। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और खुद पे भरोसा करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपकी जीएल आने वाली है। दूसरा मुझे नहीं लग रहा है कुछ होने वाला है, क्योंकि देखो अदर स्पोर्ट्स में जीतने के बाद भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लगभग सारे स्पोर्ट्स फुटबॉल छोड़ के जीएल आ चुकी है हमारी, तो मैं आपको बता रहा हूँ एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं खेलना है। बहुत लोग बोलते हैं आपको खेलना हो, मतलब आप कितना जानते हो करते हो। अगर आप पॉइंट सिस्टम ढंग से रीड करते हो, अब जैसे आपको मालूम है कि बोल्ड का अलग से भी 8 पॉइंट है, आपको मालूम है कि एलबीडब्ल्यू का अलग से 8 पॉइंट है। और अगर आप ऐसे प्लेयर्स को लेते हो जैसे बुमराह हुआ,
बुमराह आपको क्या करता है, बोल्ड ज़्यादा करके देता है। तो मान लो बुमराह को लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनको नहीं जानते, और ये भी एनालिसिस करोगे आपको मिल जाता है। तो अगर आप सिंपल समझो ना कि आप जिस प्लेयर को लिए हो उसने बोल्ड कर दिया या फिर एलबीडब्ल्यू कर दिया, और मेरे टीम में है जिसने सिर्फ कैच आउट करा दिया, तो भाई आप आराम से ऊपर भाग जाओगे। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस और लक थोड़ा बहुत चाहिए होता है। मैं लक पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता, मेरा मानना है ज़्यादा आपको एनालिसिस करते रहना चाहिए, अपने आप को डे बाई डे अच्छा बनाने की कोशिश करना चाहिए, वहीं पे आपकी जीएल का काम हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे डाउट्स आपका एक एक चीज़ को क्लियर करते चलूँ। हाँ, मैंने सभी चीज़ें क्लियर कर दी, और जैसे ही आप ये काम करने लगोगे, ठीक है, ये सारे काम आप करने लगोगे और ये इस पे भरोसा आ गया, ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है ना, आप समझो कि आप अब सक्सेस होने वाले हो इस फील्ड में, बहुत भयंकर सक्सेस होने वाले हो। आपके सामने कोई फील्ड नहीं टिकने वाला है, इस बात का आप ध्यान लेके चलना। चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा मैंने किया यहाँ पे काम। अगर आपको भी लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट करके बताना किस तरीके से है। उसके अलावा अब तो कोई खास टॉपिक बचा नहीं है, मैंने मैचेस के रिलेटेड सारे कवर कर दिया। कल से जो आईपीएल स्टार्ट हो रहा है उसमें ज़बरदस्त आप लोग कमाओ। आई होप कि आप लोग की सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाए, खास करके मनी से रिलेटेड जो भी है, पैसे से रिलेटेड आप लोग कर पाओ। जो नहीं कर पा रहे वो ज़रूर सीखना, टीम बनाना भी सीख लो, ताकि आने वाले टाइम में आप बेस्ट दे पाओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।